हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में। ये प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं जैसे कि एसएससी जेईई मेंस एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, विच आर गोइंग टू बी ऑफ लिटिल बिट एनालिटिकल बेस्ड। बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, बट यस जैसे कि एसएससी जेईई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट पर, और यहां पर आगे बढ़ने से पहले ये एसएससी जेईई मेंस का बैच जो कि एईसी प्लस एप्लीकेशन पर ऑलरेडी लॉन्च है, आपके क्विक रिवीजन के लिए लेक्चर मॉड्यूल्स हैं, आपके टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज है, आपके प्रैक्टिस सेशंस यहां पर इंक्लूडेड है जिनमें कि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेईई में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और इन सभी के डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इनटू दिस लेक्चर नंबर 4 ऑफ बिल्डिंग मटेरियल हम कंक्रीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ्स। अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ पर हमारे पास जो है वो सवाल पूछा जा रहा है। क्यूब स्ट्रेंथ क्या है, सिलेंडर स्ट्रेंथ क्या है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्या है। तो करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रेंथ बताना है। तो पहले तो समझ लो कि किसी भी कंक्रीट की क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मानी जाती है एट द टाइम पीरियड ऑफ 28 डेज। तो ये मान लेते हैं, इसको हमने लिख लिया एफसीके के बराबर। और जब भी कंक्रीट में क्यूब के अलावा सिलेंडर स्ट्रेंथ पे टेस्टिंग की जाती है तो स्लेंडरनेस होने की वजह से ये उतनी स्ट्रेंथ तक जाने से पहले ही फेल कर जाता है, और डिपेंड करता है स्लेंडरनेस कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्लेंडरनेस होगा उतनी ही कम उसकी स्ट्रेंथ आएगी। तो इसके लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चल लेते हैं 0.85 एफसीके के बराबर। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहां पर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलती है, तो दैट इज यूजुअली टेकन टू बी 10% ऑफ हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि एफसीके के बराबर है। तो 10% के बराबर मान लेते हैं। और व्हेन यू टॉक अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, तो ये हमारे पास निकल कर आती है 0.7 ऑफ रूट एफसीके। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इतनी आएगी। इन्होंने पूछा है करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े पे चलना है। छोटे से बड़े पे सबसे पहले 3 आ जाएगा, तो ये वाले दोनों गलत हो गए। फिर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, तो ये दोनों अभी भी वही है। फिर आएगा सिलेंडर 2 आ जाएगा, तो ये अभी भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, बचेगा क्या आंसर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में बोला है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। श्रिंकेज का मतलब होता है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है लॉस ऑफ मॉइस्चर। लॉस ऑफ मॉइस्चर कहां पर, एटमॉस्फेयर में। अब ये सोचने की बात है कि हमारे पास इनिशियली ज्यादा मॉइस्चर होगा तो ज्यादा लूज होगा, समय के साथ मॉइस्चर कम बचेगा तो कम लूज होगा। तो क्या श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हमारे पास टाइम का एक फैक्टर है, क्या टाइम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। हम बात कर सकते हैं हमारे पास हमारा जो कंक्रीट का श्रिंकेज है ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन, यहां से अगर देखें तो टाइम। क्यों, क्योंकि इनिशियली मॉइस्चर हमारे पास ज्यादा होता है। जो मॉइस्चर है वो ज्यादा होगा तो उसके ज्यादा लॉस होने पर श्रिंकेज भी ज्यादा होगा। हमारे पास फाइनली मॉइस्चर जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा लॉस होने के बाद, तो फिर उस टाइम पे श्रिंकेज भी कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट पैसेज ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। अब बात करते हैं दूसरा, डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सही है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारे पास लॉस ऑफ मॉइस्चर कम होगा, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ही कम है, तो कंक्रीट में से ज्यादा मॉइस्चर निकलेगा बाहर, तो लॉस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। किसका, मॉइस्चर का। तो जितना ज्यादा लॉस होगा श्रिंकेज उतना ज्यादा होगा। तो क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्या अप्लाइड स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा, भाई ये जो है वो लॉस ऑफ मॉइस्चर है, मॉइस्चर का अप्लाइड लोड से कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट इन कंक्रीट। एयर एंट्रेनमेंट जब कराते हैं तो एयर एंट्रेनमेंट कराने पर हमारे पास क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो यहां पर एक्चुअली में टाइनी एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। टाइनी एयर बबल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, और टाइनी एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस कराने पर हमारे पास वर्केबिलिटी, मतलब एकदम बिल्कुल बॉल बेयरिंग की तरह काम करते हैं, तो वर्केबिलिटी बढ़ती है। और वर्केबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें तो एयर के बबल्स अंदर आ जाने से जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के बाद हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर डेंस कम होने से स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसे टाइनी एयर बबल ला देने से जिनके अंदर इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, तो परमिएबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है वो कम हो जाती है। और ऐसे में हमारे पास हमारा मॉइस्चर अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस है फ्रीजिंग एंड थॉइंग का, वो बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीजिंग एंड थॉइंग का बढ़ जाएगा। तो ऐसे पूछा है कि इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, बिल्कुल सही बात है। इंप्रूव द वर्केबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज द स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ऑल आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है क्वेश्चन हमारे पास, एज पर द आईएएस कोड ऑफ प्रैक्टिस कंक्रीट शुड बी क्योर्ड एट। तो क्यूरिंग क्यों की जाती है, क्यूरिंग की जाती है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट। क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चर किसके लिए दिया था, हमने वो मॉइस्चर दिया था हमारे कंक्रीट के अंदर उस हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए जो सीमेंट को बनानी पड़ती है पानी के साथ। लेकिन जब वो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है तो हीट रिलीज होती है, तो कंक्रीट गर्म होता है, तो गर्म होने पर और ज्यादा हमारे पास जो टेम्परेचर बढ़ने चालू करता है, उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, टेम्परेचर ताकि डाउन हो जाए, ताकि लॉस ऑफ मॉइस्चर ना हो और हमारे पास हमारा हाइड्रेशन रिएक्शन पूरा हो, इसलिए क्यूरिंग की जाती है। तो हमें 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ये काम आसानी से हो जाता है। हमें बहुत कम टेम्परेचर करने की जरूरत भी नहीं है और बहुत ज्यादा पर तो ये पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एज पर द आईएस कोड 516 क्लॉज नंबर 2.12 क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट शैल बी डन एट द ±2 डिग्री सेल्सियस, 27 में से ±2 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्केबिलिटी टेस्ट या मेथड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशन फ्रॉम लो टू हाई वर्केबिलिटी। देखो नाम क्या क्या लिखे पहले तो समझ लो, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और वीबी कंसिस्टोमीटर। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वीबी स्लम, वीबी स्लम कॉम्पैक्टिंग और वीबी कॉम्पैक्टिंग स्लम्प। चलिए ठीक है, बात करना चालू करते हैं। जो स्लम्प टेस्ट होता है, ये स्लम्प टेस्ट जो है वो हमारे पास वेरी लो वर्केबल के लिए बिल्कुल नहीं बना, और हमारे पास जो है हम कह सकते हैं वेरी हाई वर्केबल के लिए भी नहीं बना। बाकी हमारे पास लो टू मीडियम या हाई वर्केबिलिटी तक के केस में हम स्लम टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा कोन उठाना है, फ्रस्टम उठाना है। बहुत हाई वर्केबल हुआ तो पूरा फैल जाएगा, बहुत लो वर्केबल हुआ तो वो हमारे पास सबसाइड ही नहीं करेगा, तो नहीं यूज करते। अगर बात करें हम यहां पर हमारे पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में हम यहां पर अगर बात करें तो वेरी हाई वर्केबल मिक्स में रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्यों रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि इतना हाई वर्केबल है कि चाहे हम उसको किसी भी कोन से गिराएं और लास्ट में जब हम हमारे सिलेंडर में हम इसे कैच करेंगे तो डिफरेंस ही नहीं आ पाता, देयर आर हार्डली एनी डिफरेंसेस। तो हमारे पास यहां पर वेरी हाई वर्केबल मिक्स के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट नहीं लगाया जाता। इफ यू टॉक अबाउट दी वीबी कंसिस्टोमीटर, तो वीबी कंसिस्टोमीटर में हमारे पास ये जो है एक डिवाइस है जिसमें कि हमारे पास एक वाइब्रेटिंग अरेंजमेंट लगा होता है, जिसमें कि हम हमारे कंक्रीट को फिल करते हैं और कोन को वहां से हटाकर
वी स्टार्ट गिविंग द वाइब्रेशन, कितने सेकंड में कंक्रीट पूरी तरीके से एक सिलिंड्रिकल शेप ले लेता है, हमारे पास वही हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर हमारे पास जो है वो रीडिंग अटेन करता है इन द मेजरमेंट ऑफ दी, हम कह सकते हैं सेकंड्स में। तो ये हमारे पास जनरली बहुत ज्यादा जो वेरी लो वर्केबल मिक्स होते हैं या जो लो वर्केबल मिक्स होते हैं उनके लिए लगता है। तो पूछा है लो वर्केबिलिटी से हाई वर्केबिलिटी में सबसे ज्यादा किसको प्रिफर किया जाएगा, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? तो वेरी लो और लो वर्केबिलिटी में वीबी कंसिस्टोमीटर सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट है। तो आंसर जो है वो हमारे पास वीबी कंसिस्टोमीटर आना चाहिए, वीबी कंसिस्टोमीटर आना चाहिए, बाकी ऑप्शन तो हो जाते हैं गलत, ठीक है। फिर बात करते हैं, हमें जाना है हाई वर्केबिलिटी की तरफ। कहां जाना है? हाई वर्केबिलिटी की तरफ जाना है। अब हमारे पास जो है वो कंडीशन ये बन रही है कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, हमें लो वर्केबिलिटी से हाई वर्केबिलिटी की तरफ जाना है, तो हमारे पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में लो वर्केबिलिटी केस में यूज किया जा सकता है, बहुत हाई वर्केबिलिटी में नहीं जाएंगे, हाई वर्केबिलिटी में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इन दोनों के लिए ही क्या है, मनाही है। तो अगला टेस्ट कौन सा होना चाहिए? स्लम्प टेस्ट तो नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बनना चाहिए। और एकदम लास्ट में चूज करेंगे किसको? स्लम्प टेस्ट को। आंसर क्या आ जाना चाहिए? डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किसकी? सीमेंट कंक्रीट की। द करेक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन विद टेम्परेचर, एज, ह्यूमिडिटी एंड साइज ऑफ द स्पेसिमेन। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं कंक्रीट स्ट्रेंथ पर, तो हमारे पास जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है इज बेसिकली द रूम टेम्परेचर दैट इज टू बी मेंटेन। तो हमारे पास दैट इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस और 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों रेंज तो हो जाती है गलत, ठीक है। बात आती है एज की। कंक्रीट की टेस्टिंग 7 डेज पे भी की जाती है और साथ में 28 दिन पे भी की जाती है। तो ये स्टैंडर्ड है हमारे पास। 28 डेज इज ऑल्सो करेक्ट, 7 डेज इज ऑल्सो करेक्ट। 14 दिन पे नहीं करते, 21 दिन पे नहीं करते, दिस आर नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज 7 एंड 28 डेज। बात चल रही है ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन की जाती है। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करते वक्त जब हमारे पास हमारा सैंपल रखा होगा, तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट 24 आवर 90 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड। उसके बाद हम जो है वो हमारे पास 65 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी हम हमारे कंक्रीट की टेस्टिंग कर सकते हैं। बट यहां पर अगर पूछा है कि हमारे पास while testing the compressive strength of cement concrete the correct standard condition, करेक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन बोला है, तो वो 90 डिग्री हो सकती है और 65 डिग्री यहां पर नहीं लिखा हुआ है, सॉरी 65% नहीं लिखा हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हम इसको सही मानेंगे, इसको भी गलत मान के चलेंगे। फिर बात चल रही है स्पेसिमेन की साइज। छोटी साइज का स्पेसिमेन 10 सेंटीमीटर की साइज का स्पेसिमेन तब यूज करते हैं जब कंक्रीट के एग्रीगेट की साइज छोटी हो, लेस देन 10 mm हो। लेकिन जब हमारे पास ये बड़ी साइज पे जा रहे हैं तो ऐसे केस में 15 सेंटीमीटर इज टू बी कंसीडर्ड। कंक्रीट के केस में हमारे पास 15 सेंटीमीटर कम्स आउट टू बी दी स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमारे पास अगर देखा जाए सो ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज कमिंग आउट टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बाकी हमारे पास सारे ऑप्शन गलत जा रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बल्किंग ऑफ सैंड ऑलवेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, गलत लिखा हुआ है। बल्किंग ऑफ सैंड में हमारे पास जनरली 5 से 8% ऑफ वाटर कंटेंट पर हमें जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन देखने को मिलता है वो हमारे पास नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो 30 से 40% तक हमारे पास जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन शो कर सकता है। तो हमारे पास ऑलवेज डिक्रीजेस, ये बात गलत हो जाएगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बल्किंग ऑफ सैंड ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये बिल्कुल गलत हो गया। बात करें क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑर्डिनरी कंक्रीट शुड बी 5% बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड 25% बाय द वेट ऑफ द एग्रीगेट, तो ये पूरी तरह से गलत है, कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं है। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड, करेक्ट स्टैंडर्ड पूछा है। व्हाइल मिक्सिंग बाय वेट बल्किंग इफेक्ट ऑफ सैंड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। क्या हमें जब वेट मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो वेट मिक्सिंग में बल्किंग इफेक्ट ऑफ सैंड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, दिस इज वेरी मच करेक्ट। सही बात है ये, हाँ या ना? दिस इज वेरी मच करेक्ट, क्योंकि हमें वहां पर हमारे पास
कितना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हो गया उससे हमें कोई मतलब निकलता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। रिवर सैंड इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड सैंड, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड सैंड, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सैंड। एनोर सैंड इज बेसिकली रेफर्ड एज द स्टैंडर्ड सैंड, तो ये हमारे पास जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। आंसर सही क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। आंसर डी भी गलत हो जाएगा। सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अ 6 क्यूबिक मीटर सेंट्रल कॉन्क्रीट, हमारे पास 6 क्यूबिक मीटर सेंट्रल कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्लांट टेक्स 1875 केजी ऑफ सीमेंट, 5120 केजी ऑफ सैंड, 6060 केजी ऑफ कोर्स एग्रीगेट along with 865 kg of water। ठीक है, there is a reduction in 1.5% in volume in the freshly mixed wet concrete from the nominal volume। ठीक है, the unit weight of the freshly mixed wet concrete is। चलिए ठीक है, पहले तो ये देखो कि आपके पास कैपेसिटी कितनी है। जो प्लांट है आपके पास, मिक्सिंग प्लांट 6 क्यूबिक मीटर का सेंट्रल कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट है। मिक्सिंग प्लांट कैपेसिटी है कितनी है? कैपेसिटी 6 मीटर क्यूब की। और बोला है कि हमारे पास देयर इज रिडक्शन, मतलब 6 मीटर क्यूब का आपका जो प्लांट है उसको फिल कर दिया आपने 1875 केजी ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट वाटर से, तो पूरा एक वॉल्यूम बन चुका होगा, 6 मीटर क्यूब तक भर गया होगा। देयर इज रिडक्शन इन 1.5% इन वॉल्यूम इन दी फ्रेशली मिक्स्ड वेट कॉन्क्रीट। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट कितना बन जाएगा, तो 6 मीटर क्यूब माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 मीटर क्यूब, तो हमारे पास वेट कंक्रीट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? दैट कैन बी कंसिडर्ड एज 1.5 इंटू 6, 9 डिवाइडेड बाय 100, 0.09, 6 माइनस आंसर कम्स आउट टू बी 5.91। 5.91 मीटर क्यूब का हमारे पास वेट कंक्रीट का वॉल्यूम बनेगा। इन्होंने पूछा यूनिट वेट कितना होगा, केजी पर क्यूबिक मीटर पूछा है, तो हमारे पास यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट बनेगा वेट ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और वेट इन सब चीजों से मिलकर बनेगा। तो 1875 प्लस 5120 प्लस 60 प्लस 875, नहीं 865 है, डिवाइडेड बाय 5.91। तो कर लेते सो कैलकुलेट, 1875 प्लस 5120 प्लस 60 प्लस 865, 13920 डिवाइडेड बाय 5.91, ये आ रहा है 2355। तेईस पचपन केजी पर मीटर क्यूब, 23 20 23 35 23 45 23 55। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि इसकी वजह से इफेक्ट क्या क्रिएट होता है? इमोबिलाइजेशन। हमारे पास जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, सीमेंट बिकम्स, हम कह सकते हैं इमोबिलाइज्ड।
इमोबिलाइज मतलब अब पार्टिकल्स रिएक्ट करने की टेंडेंसी खत्म कर चुके, टेम्परेचर इतना डाउन कर चुका है, टेम्परेचर इतना डाउन कर चुका है कि वो सीमेंट की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। ये लिखते हैं इसको, इतना बेहतर लिख सकते हैं ना, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन रिएक्शन गेट्स वेरी लो, बहुत स्लो हो जाती है, स्लो लिख लो, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती है। टेम्परेचर बहुत कम हो जाने से फर्क ये पड़ सकता है कि हमारे पास यहां पर फ्रीजिंग फ्रीजिंग एंड थोइंग इफेक्ट हो सकता है। तो ये एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की कंडीशन है। तो या तो हमें यहां पर एक्सट्रीम हाइड्रेशन रिएक्शन गेट्स वेरी स्लो, तो इसके लिए क्या करते हैं हम वार्म इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेम्परेचर कम ना हो और हमारे पास कंक्रीट की जो सीमेंट की रिएक्शन है वो इनएक्टिव ना हो जाए, तो वार्म इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। यहां पर रेडी मिक्स कंक्रीट, तो रेडी मिक्स कंक्रीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर जगह यूज होता है, कंडीशन नहीं लिखी है। वैक्यूम कंक्रीट वुड हार्डली मैटर, कोर्स कंक्रीट कोई मतलब नहीं निकलेगा। एयर एंट्रेंट कंक्रीट विल कम आउट टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि ये हमारे पास एक चीज तो प्रिवेंट करता है जो कि है फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट यहां पर हमारे पास कम हो सकता है, ऐसे में हम कह देंगे कि हमारे पास ए ऑप्शन वुड कम आउट टू बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अगला सवाल पूछा है वर्केबिलिटी टेस्ट है, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट और फ्लो टेस्ट, और लिस्ट में मेजरमेंट है इसके, और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, स्लम टेस्ट में हमारे पास बहुत कम स्लम्प हो जाता है तो वो भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शेयर स्लम्प या फिर कोलैप्स स्लम्प एक्सेप्टेबल नहीं होता, ट्रू स्लम्प ही एक्सेप्टेबल होता है। तो स्लम्प की वैल्यू हमारे पास 75 mm से 125 mm के बीच में हो तो यही हमारे पास एक्सेप्टेबल होती है, एक्सेप्टेबल फॉर कॉन्क्रीट टेस्टिंग, एक्सेप्टेबल फॉर टेस्ट वैलिडिटी। अगर इससे ऊपर नीचे कुछ जा रही है तो टाइप बदल देंगे हमारे पास, हम दूसरे किसी तरीके से उसको टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो स्लम टेस्ट के लिए आंसर आ जाना चाहिए क्या, 75 सेंटीमीटर, सॉरी 7.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच में। हमारे पास यहां पर इफ यू टॉक अबाउट कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट पे, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के अंदर हमेशा हमारे पास हमारे वेल कॉम्पैक्टेड मिक्स का जो भी डेंसिटी होगा उसको कंपेयर करते हैं हमारे टेस्टेड स्पेसिमेन की डेंसिटी से या उसके वॉल्यूम से या उसके वेट से, कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा हम उसे उतना ही कम कॉम्पैक्टेड मानेंगे और उतना ही कम कॉम्पैक्टेड मानेंगे तो उसकी उतनी ही कम वर्केबिलिटी मानी जाएगी। तो ऐसे में हमारे पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के अंदर द वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0.6 टू 0.98 तक जाती है। कहां तक जाती है, 0.6 टू 0.98 तक जाती है। ये वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आ रही है हमारे पास हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी वाले केस में लाई करती, कहां तक, हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी वाले केस में लाई करती है। ऐसे में हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट अनदर टेस्ट वीबी टेस्ट, तो वीबी टेस्ट में हमारे पास होता क्या है, वीबी टेस्ट में हम हमारे वाइब्रेटर से हमारे कंक्रीट को जो कोन शेप में होता है, जो फ्रस्टन शेप में होता है, उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक सिलेंडर शेप में। तो कितना समय लगता है, जितना ज्यादा हार्श मिक्स होता है उसे उतना ही ज्यादा समय लगता है सिलिंड्रिकल शेप में आने में। तो समय हमारे पास जितना ज्यादा लगेगा, दिस रेंज वीबी टेस्ट के अंदर रेंज आती है हमारे पास 0 से 20 सेकंड तक जाती है। 0 का मतलब होता है कि हमारे पास ये बहुत कम, मतलब बहुत कम समय ले रहा है। 0 सेकंड का मतलब होता है बहुत कम समय लिया, समय लिया ही नहीं अप्रोक्सीमेटली, मतलब कंप्लीट फ्लूइड हमारे पास जो है वो हमारा कॉन्क्रीट है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास वीबी टेस्ट के लिए 0 to 10 सेकंड वुड कम आउट टू बी द करेक्ट रेंज। और बात आ रही है फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट के अंदर फ्लो टेबल को हम रखकर हम जो है वो फ्लो टेबल को हम जो है वो क्या कराते हैं, टेम्पिंग देते हैं, हम किसी हाइट से गिराते हैं। तो ऐसे में कितना हमारा कंक्रीट फैलता है इनटू दी 6 डायमेंशंस, हम उसी का एवरेज लेके चलते हैं, पता लगाते हैं कि कितना हमारे पास जो है वो कंक्रीट फैल सकता है। तो 2 3 4 1 ऐसा कहीं ऑप्शन बनना चाहिए, 2 3 4 1 ऑप्शन बन रहा है, डी इज कमिंग आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट में अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में बात की गई टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट।
अब ये पता होना चाहिए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट जो है वो हमारे पास एक ऐसा टेस्ट है विच इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। पुल आउट टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है हमारे पास जो है वो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसके अलावा श्मिट हैमर टेस्ट हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास टेस्ट है रेफर्ड एज, हम कह सकते हैं मैच्योरिटी टेस्ट इज अगेन हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट के ऊपर किया जाता है विच बेसिकली इज अगेन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के लिए ये वाली बात तो सही है कि इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये वाली बात सही है। किसके लिए मेजर होता है? तो हम हमारे पास हमारे ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से पल्स वेलोसिटी भेजी जाती है, मतलब पल्स भेजी जाती है और उसकी वेलोसिटी को जज किया जाता है। बीच में कहीं पर कोई क्रैक होगा तो इसकी वेलोसिटी अफेक्ट हो जाती है और उसी को हम पता करते हैं। तो जनरली हमारे पास यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेट कंक्रीट नहीं, वेट कंक्रीट नहीं, वेट कंक्रीट में क्रैक नहीं पता चल पाएंगे तो कंक्रीट की हम डायरेक्ट मतलब इंडिकेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ऑलरेडी मैच्योर्ड कंक्रीट पे किया जाता है। तो इसको तो हटा दो यहां से। अगर पहला नहीं और तीसरा सही है, पहला नहीं है और तीसरा सही है तो दिखाई दे रहा है कि क्या होगा हमारे पास 2 और 3 से आंसर होगा। तो यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है सरफेस वाइब्रेटर्स आर बेस्ट सूटेड। सरफेस वाइब्रेटर कहो या स्क्रिड वाइब्रेटर कहो, दोनों ही एक नाम है, या इसे कहो स्क्रिड वाइब्रेटर, जो कि हमारे पास ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जो कि थिन सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? थिन सेक्शंस फॉर थिन सेक्शंस वेयर डेप्थ इज लेस देन 150 mm। 150 mm से कम की डेप्थ वाले जो थिन सेक्शंस होते हैं उनमें जनरली सरफेस वाइब्रेटर लगाया जाता है जिसमें कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे पास रोड सरफेसेस है, बिल्कुल सही बात है। वन वे रेनफोर्स स्लैब है जो पतली है हमारे पास, उसके लिए लग जाएगा। दिस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जब डेप्थ ऑफ कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड एक्सिस 250 mm, अगर ऐसे केस में लगाने जाएंगे तो नीचे तक वाइब्रेशन इफेक्ट नहीं जा पाएगा और नहीं जा पाएगा तो हमारे पास हमारा प्रॉपर कॉम्पेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहां पर ये वाली बात गलत हो जाती है, ये गलत है। 150 mm से कम की डेप्थ वाला होना चाहिए। और दूसरी बात, वेयर इमर्जन वाइब्रेशंस आर इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकेबल, बिल्कुल सही बात लिखी है। तो इम्प्रैक्टिकल मतलब जहां पर हमारे पास थिन सेक्शन इतना है कि हमारे निडल वाइब्रेटर्स का इफेक्ट आ नहीं सकता, और नहीं आ सकता तो उस केस में हमारे पास या बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल बन जा रहा है तो फिर सरफेस वाइब्रेटर का इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे। आंसर क्या बन जाना चाहिए? 1 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोज़ोलाना यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन कंक्रीट हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। पोज़ोलाना को क्या कंक्रीट में एज एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं? यार देखो, हर वो कंक्रीट में यूज होने वाली इंग्रेडिएंट्स जो कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर दे जो हम चाहते हैं कि अफेक्ट हो जाए, उन सबको एडमिक्सचर बोला जाएगा। क्या पोज़ोलाना कोई प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है? कई सारे इफेक्ट जनरेट कर सकता है, तो पोज़ोलाना कैन बी यूज्ड एज एन एडमिक्सचर। इट इंप्रूव्स वर्केबिलिटी विद लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। क्या हमारे पास पोज़ोलाना की वजह से वर्केबिलिटी में इंप्रूवमेंट आ सकता है? सोचते हैं इस पर आगे चल के, पहले बाकी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। इट इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सो सेट्स द कंक्रीट क्विकली। ये गलत है। ये हमारे पास जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस एंड जो हमारे पास रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है या रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है, इसको रिड्यूस करता है क्योंकि ये हीट जो है वो कम रिलीज कराता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो गलत है। अगर सेकंड गलत है तो देखो साफ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्लियर है बात? चीजें पकड़ में आनी चाहिए। अब जब हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि पोज़ोलाना जो है वो हमारे पास पोज़ोलानिक मटेरियल में अगर फ्लाई ऐश की बात की जाए तो फ्लाई ऐश के पास प्रॉपर्टी है, रिएक्टिव सिलिका होता है जो इतने बारीक बारीक पार्टिकल का फर्दर रिएक्शन कराकर उन जगहों पे सेटल डाउन करने की कोशिश करता है जहां पर पोर स्पेसेस क्रिएट होती है सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में।
इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू अटैक बाय सॉल्ट्स एंड सल्फेट क्विकली। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास फ्लाई ऐश जो है वो ये काम भी कर सकता है। दिस इज वेरी मच करेक्ट। इट लीचेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास ये रिएक्ट करता है फ्री लाइम से। हमारा जो फ्लाई ऐश है, ये फ्लाई ऐश रिएक्ट करता है हमारे पास हमारे फ्री लाइम से, विच इज बेसिकली CaOH होल ट्वाइस से, और हमारे पास CSH जेल बनाता है, विच इज बेसिकली द केस कि ये लीच आउट या बाहर नहीं निकालेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। तो ये वाली बात गलत है। और अब ये गलत है तो 3 वही सही निकल कर आ रहा है, 4 भी गलत है। पहले वाले में इट इंप्रूव्स वर्केबिलिटी विद लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, कारण क्या है उसका कि हमारे पास ये उन वॉइड स्पेसेस को ऑक्यूपाई करना चालू करता है जहां पर हमारे पास पानी प्रेजेंट हो सकता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करता है फ्रॉम द पोर स्पेसेस, फ्रॉम द वॉइड स्पेसेस, और उसको यूज करा पाता है। तो इन लेसर अमाउंट ऑफ वाटर भी हमारे पास ये वर्केबिलिटी इंप्रूव कराने में मदद करता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर सी ही हमारा सही निकल कर आएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन टिल्टिंग टाइप कंक्रीट मिक्सर। ओके, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऑप्शंस तो आ गए लेकिन पॉइंट्स नहीं मेंशन्ड है, स्किप करना पड़ेगा इसे हमें। अगला सवाल पूछा है, ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट लीड्स टू, ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट से क्या होगा? हमारे पास ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट क्यों हो रही, पहले तो ये समझो। हमने क्या किया, हमने कंक्रीट में पानी ऐड किया और वो भी एक्स्ट्रा डल गया। तो एक्स्ट्रा के टाइम पे क्या हुआ, जब वाइब्रेशन देते हैं कंक्रीट के अंदर, तो वाइब्रेशन के टाइम पे हमारे पास हमारा कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और हमारे पास सीमेंट पार्टिकल सेटल करना चालू करते हैं, और हमारे पास यहां पर वॉइड्स एक्सपेल आउट करना चालू करते हैं, वॉइड एक्सपेल आउट करना चालू करते हैं। लेकिन उसी दौरान चूंकि ये सब चीजें नीचे सेटल करती है, तो साथ में वाटर प्लस सीमेंट पार्टिकल्स गेट्स पुश्ड अप, और ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं। और जब ऊपर आ जाते हैं तो ये सब कुछ सीमेंट में से बाहर निकलना चालू करते हैं, रेफर्ड एज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। तो क्या इसके वजह से कंक्रीट सरफेस सूख जाएगा? ऐसा कहां लिखा हुआ है? ये कोई हमारे पास स्टेटमेंट सही नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इनसाइड, क्या अंदर पोर्स बनेंगे? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है हमारे पास? वी कैन नॉट जस्टिफाई ऑन दिस, मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब अभी इसको क्रॉस नहीं लगाते हैं। अगला है सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट, क्या एग्रीगेट के अंदर सेग्रीगेशन आएगा? हम इस पे भी कमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास यहां पर डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, अब चूंकि सीमेंट यहां पर जितनी डालनी थी वो डाली और वो यहां से बाहर निकल जाती है सीमेंट पानी के साथ स्लरी बनाकर, तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट आएगा। ये वाली बात बिल्कुल सही है, दिस इज फॉर श्योर। और अगर ये सही है तो फोर्थ इज गोइंग टू बी वेरी मच करेक्ट। ठीक है, फोर्थ करेक्ट है हमारे पास, सिर्फ एक में दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ में 2 अटैच है, 2 पे सोचना कैसे कि फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इनसाइड, अंदर ही अंदर ये पोर कैसे बना रहा है। जब हमारे पास यहां से फाइनर पार्टिकल निकल जाएंगे, तो जो फाइनर पार्टिकल है वो निकल जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास जो लार्जर पार्टिकल के वॉइड्स हैं उनको फिल करने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो हमारे पास सीमेंट लॉस्ट which was supposed to fill voids of fine aggregate। तो फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इनसाइड वो भी हमारे पास देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 and 4 आर गोइंग टू बी करेक्ट, आंसर डी हमारा सही निकल कर आएगा। अगला सवाल पूछा है हमसे,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। फिर से पहचान लो इसको, एक चीज तो डायरेक्ट लिख लो, क्या डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है ये, स्पेसिमेन वैसा का ऐसा रहता, कोई दिक्कत नहीं आती। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तीन जहां जहां दिखाई दे रहा हो उसे पहले तो गायब कर दो। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये सब हमारे पास गलत हो जाएंगे, आंसर बचेगा सिर्फ 2 और 4। तो 4 तो है, 2 पे सोच लो। यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ ऑफ द फिनिश कॉन्क्रीट एलिमेंट, ये भी हाल हमने पढ़ा, ये बिल्कुल सही है। यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ वेट कॉन्क्रीट, अभी हमने लिखा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्क्रीट पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। पूछा है व्हाट इज द फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड विच इज लीस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग गुड कॉन्क्रीट। तो गुड कॉन्क्रीट बनाने के लिए रेंज ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस विच इज लीस्ट सुटेबल, लीस्ट सुटेबल की बात चल रही है। जब हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड में एक होता है फाइन सैंड, एक होता है मीडियम सैंड और एक होता है कोर्स सैंड। तो ऐसे में फाइन सैंड का जो फाइननेस मॉड्यूलस है ये 2.2 से हमारे पास 2.6 तक रेंज करता है, और वहीं पर मीडियम सैंड के लिए फाइननेस मॉड्यूलस 2.6 टू 2.9 तक रेंज करता है, और वहीं पर कोर्स सैंड का फाइननेस मॉड्यूलस 2.9 से 3.2 तक रेंज करता है। तो ये हमारे पास हमारी रेंज आनी चाहिए। तो रेंज क्या है फाइननेस मॉड्यूलस की, 3.5 से 4.5 है क्या, बिल्कुल गलत। 2.9 से 3.2 तक है क्या, ये हमारे पास जो है वो लीस्ट सुटेबल वैल्यू पूछा है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड विच इज लीस्ट सुटेबल, तो यही है लीस्ट सुटेबल। ये तो यूज होती है, कौन सी है ये, कोर्स सैंड। ये कौन सी है, मीडियम सैंड। ये कौन सी है, फाइन सैंड। तो ये सब यूज होगी, कौन यूज नहीं होगी, हमारे पास पहला वाला ऑप्शन लीस्ट आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सुपर प्लास्टिसाइजर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कई सारे सेशन में, प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर दोनों ही डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सीमेंट के पार्टिकल को सेपरेट आउट कराते हैं, फ्लॉक्स बनाने में जो है वो इनको अलग करते हैं, और ऐसे में जेल पोर्स का पानी रिलीज हो जाता है, जिससे कि वर्केबिलिटी इंप्रूवमेंट होती है हमारे पास। और वर्केबिलिटी इंप्रूवमेंट नहीं कराना तो पानी कम कर दो, उतनी ही वर्केबिलिटी में स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाती है, ये बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इंक्रीजेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अगर सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करने से कंक्रीट, अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही इंप्रूव हो जाती, तो फिर कंक्रीट में जो सीमेंट डाल रहे हैं वो सीमेंट का पर्पस क्या बना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कराता, ये गलत है। हाँ, कम वाटर सीमेंट रेशियो पर परमिट्स लोअर वाटर सीमेंट रेशियो देयर बाय स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, मतलब जो ज्यादा पानी पर हमें स्ट्रेंथ मिल रही थी उससे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी कम वाटर सीमेंट रेशियो पर, ये वाली बात सही है। रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, यार पानी अगर रिलीज करा देगा तो हमारे पास अब लंबे समय तक हाइड्रेशन रिएक्शन हो सकती है ना, तो ये सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट कैसे रिड्यूस करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। परमिट्स लोअर सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो सही था, सीमेंट कंटेंट गलत हो जाएगा। लोअर सीमेंट कंटेंट, लोअर सीमेंट कंटेंट, कंटेंट ही कम हो जाए उससे तो मतलब ही नहीं है, देयर बाय स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, ये गलत हो जाएगा। तो परमिट्स लोअर वाटर सीमेंट रेशियो होना था, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर हमें वर्केबिलिटी कंक्रीट की बढ़ाना है तो इट इज नेसेसरी टू, कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी काम क्या करना पड़ेगा। हमारे पास वर्केबिलिटी, फॉर इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हमें एक तो ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट अच्छी रखनी पड़ेगी, वेल ग्रेडेड कंक्रीट रखना पड़ेगा। हमें अगर वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो हमारे पास लेस कोर्स एग्रीगेट आर, लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा, लेस कोर्स एग्रीगेट एज कंपेयर टू more fine aggregate is preferred.
क्योंकि कोर्स एग्रीगेट की मात्रा कम कर दें, ये मैंने गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया मतलब लिखना पड़ेगा मोर कोर्स एग्रीगेट एज कंपेयर टू मोर फाइन एग्रीगेट इज प्रीफर्ड। इससे क्या होता है, वॉल्यूम तो हमारे पास ऑक्यूपाई हो गया होगा कंक्रीट के द्वारा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिससे कि ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, तो ये वाला हम प्रीफर करते हैं। इसके अलावा हम एग्रीगेट यूज करते हैं राउंडेड एग्रीगेट प्रीफर करेंगे। अगर हमें वर्केबिलिटी बढ़ाना है कंक्रीट की, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, हमें स्मूथ एग्रीगेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास सीमेंट एग्रीगेट रेशियो ज्यादा रखना पड़ेगा सो दैट ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट ज्यादा बने। अब देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्या सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से काम हो जाएगा? सीमेंट की क्वांटिटी हमें रिस्पॉन्सिबल होती है कितना रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी बढ़ा देने से वर्केबिलिटी नहीं होगी, ल्यूब्रिकेशन से फर्क पड़ता है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट की मात्रा कम कर दो और उसकी जगह कोर्स एग्रीगेट बढ़ा दो, तो थोड़ी सी वर्केबिलिटी बेहतर मिलती है, बिल्कुल बात सही है। ऑल्टर द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, तो बात तो सही है ना, इनकी मात्रा बदल दो, मात्रा बदल दोगे तो काम हो जाएगा। डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी कम कर देंगे, तो इससे क्या हमारे पास वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, ये तो घटेगी ना बल्कि। यूज एंगुलर एग्रीगेट, ये भी गलत हो जाएगा, एंगुलर एग्रीगेट यूज करेंगे तो हमारे पास तो वर्केबिलिटी घटेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 आर गोइंग टू बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो अगला सवाल है हमारे पास, स्लंप एंड कॉम्पेक्शन फैक्टर्स आर टू डिफरेंट मेजर्स ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। फॉर अ स्लंप ऑफ 0 से 20 mm व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेंज ऑफ कॉम्पेक्शन फैक्टर। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ 0 से 20 mm की हमारे पास स्लंप की रेंज अगर जा रही है, तो ये रिलेट करता है बहुत कम वर्केबिलिटी को, लो वर्केबिलिटी को रिलेट करता है। और लो वर्केबिलिटी केस मतलब 0 से 20 या 0 से 25 मान लो, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 पे चले जाओ, 100 से 150 पे चले जाओ, तो ऐसे में हमारे पास यहां पर ये लो वर्केबिलिटी रिलेट करता है, और इसके लिए कॉम्पेक्शन फैक्टर वैल्यू जो है वो निकल कर आई कितनी, 0.7 to 0.8 के बराबर। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें 25, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 150 तक की रेंज होती है, नॉट इवन गोइंग अप टू 180। हमारे पास 0.7 टू 0.8, 8 से 0.8 से 0.855, 0.85 टू 0.92, 0.92 टू 0.96, 98 तक चले जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? सो दिस वाज टुडेज सेशन। मैं आशा करता हूं चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, और क्वेश्चंस आप लोगों से जो है वो बन भी रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।